अच्छा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास लेक्चर सीरीज है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, हमारा एक सब्जेक्ट है इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसका पहला चैप्टर है हमारे पास सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे पास उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट देखो, बहुत ही आसान। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स। क्योंकि देखो, कंप्यूटर्स को जब हम ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो वो किसकी मदद से करवाते हैं? सॉफ्टवेयर की मदद से करवाते हैं। मतलब अगर मुझे सॉन्ग सुनने हैं तो जाहिर बात है मुझे कोई जिस तरह से VLC मीडिया प्लेयर का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो रन करना पड़ेगा। तो मतलब कंप्यूटर्स को चलाने के लिए सारा काम कौन करते हैं? सॉफ्टवेयर करते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मतलब कि अगर मुझे सॉन्ग सुनना है तो सॉन्ग सुनने की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सॉफ्टवेयर के पास होंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना है तो मैं MS वर्ड यूज करूंगा। MS वर्ड का स्पेसिफिक टास्क क्या है कि मैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, वो उसका स्पेसिफिक टास्क है। मैं VLC तो यूज नहीं कर सकता ना डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, सही है, क्योंकि VLC का स्पेसिफिक टास्क है और आपके पास ये जो राइटिंग है, डॉक्यूमेंट बनाना है, वो काम MS वर्ड का है, वो उसका स्पेसिफिक टास्क है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं सॉफ्टवेयर। फिर देखो, सॉफ्टवेयर इज अ जेनेरिक टर्म यूज्ड टू रेफर टू एप्लीकेशंस। मतलब हमारे पास जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं, जिस तरह डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, इनको भी तो एक तरह का सॉफ्टवेयर कहा जाता है ना, तो ये भी आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, फिर देखो एक तीसरी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की, अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मतलब सॉफ्टवेयर क्या है? छोटे छोटे कंप्यूटर प्रोग्राम्स की एक कलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने VLC मीडिया प्लेयर की आपको एग्जांपल दी। अब VLC की मदद से मैं ऑडियो भी सुन सकता हूँ, वीडियो भी सुन सकता हूँ, वीडियो वगैरह को रोटेट भी कर सकता हूँ, साउंड भी कम वगैरह कर सकता हूँ। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स को जब मैं एक सॉफ्टवेयर की शक्ल देता हूँ तो वो क्या कहलाएगा? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, फिर कह रहा है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा। मतलब जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर होता है उसमें कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और उनके साथ साथ क्या होती है? उन सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन भी होती है और उनका डेटा भी होता है। भाई देखो, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो उसके साथ आपको एक फाइल भी मिलती है जिसके अंदर उस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है वो सारा लिखा हुआ होता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसमें एक फाइल आती है रीडमी, नोटपैड की फाइल होती है। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी होती है कि भाई सॉफ्टवेयर को यूज, जिसको गाइड कहते हैं, और हर सॉफ्टवेयर के साथ उसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है कि उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद होती है। तो ये होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब आओ, एक वर्ड होता है हमारे पास इंजीनियरिंग, सही है, मतलब वो हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। अब ये एक टर्म यूज होती है इंजीनियरिंग, सिर्फ इंजीनियरिंग। ये क्या काम करती है? देखो, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स टू डिजाइन, बिल्ड एंड एनालाइज ऑब्जेक्ट्स। मतलब इंजीनियरिंग किसे कहते हैं हम? हमारे पास इंजीनियरिंग ऐसी नॉलेज होती है, कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी मदद से हम डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। भाई देखो, मुझे छोटी सी छोटी कोई मशीन भी बनानी है ना, उसके लिए भी इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होती है। इंजीनियरिंग का मतलब कि मैं कौन से प्रोसेस को फॉलो करके, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उस ऑब्जेक्ट को डिजाइन करूंगा, क्रिएट करूंगा और उसे एनालाइज करूंगा। ये होती है आपके पास इंजीनियरिंग। और सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को क्या कहा जा रहा है? एक एप्लीकेशन कहा जा रहा है। अब ये एप्लीकेशन वो नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं समझना इसको। ये एप्लीकेशन का मतलब कि आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक टेक्निक है। किसकी टेक्निक है? इंजीनियरिंग की टेक्निक है।
टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ सिस्टमैटिक मेथड। मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करो, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है। अब आप ऐसा तो नहीं होता ना आप मुंह उठा के कोडिंग करना स्टार्ट हो जाते हो, एक तरीका होता है ना, आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इसको बनाते हुए, ये सारी चीजें आप पहले अपने माइंड में सेट करते हो और फिर पेपर वर्क करते हो, ठीक है। तो ये जो जितना भी सिस्टमैटिक तरीके से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो वो कहलाती है आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन है, एक टेक्निक है। और अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड क्वांटिफिएबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को क्या कहा जा रहा है, एक एप्लीकेशन कहा जा रहा है किस चीज में, मतलब इस एप्लीकेशन में हम करेंगे क्या। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग अगर मैं यूज करूं तो मैं क्या क्या काम कर सकता हूं। देखो मैं सिस्टमैटिक तरीके से एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूं, डिसिप्लिन तरीके से एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूं, और क्वांटिफिएबल अप्रोच। क्वांटिफिएबल अप्रोच का मतलब कि मेरे सॉफ्टवेयर की फॉर एग्जांपल वर्थ क्या है, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा है या नहीं है, ठीक है, उसको जज करना, ये कहलाता है आपके पास क्वांटिफिएबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट। मतलब मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो मैं एक सिस्टमैटिक वे फॉलो करूंगा, एक डिसिप्लिन तरीका फॉलो होगा, और क्वांटिफिएबल कि भाई जब मैं अपना वो सॉफ्टवेयर बना लूंगा तो उसको मैं जज कर सकूं कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो जब मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, डिसिप्लिन तरीके से एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, ये कहलाती है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर देखो कह रहा है ये जो अप्रोचेज है सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफिएबल, ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि मैं सिस्टमैटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से क्या बनाऊं, डेवलप करूं, ऑपरेशन और फिर मेंटेनेंस करूं, किस चीज की, सॉफ्टवेयर की, सही है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर। मतलब जब भी मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो इंजीनियरिंग उस पर कैसे अप्लाई करूंगा कि भाई वो जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टमैटिक तरीके से बनना चाहिए, एक डिसिप्लिन तरीके से बनना चाहिए, और सारी चीजें मैं बिल्कुल प्रॉपरली बनाऊंगा, ये नहीं कि मैंने मुंह उठाया और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायर होती है। अब देखो व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेज एन इन्फ्लुएंसिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट्स क्वालिटी। मतलब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं एक वेल क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाऊं और जो उसकी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, तब मैं यूज करता हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब एक ऐसा तरीकेकार, भाई देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक फ्रेमवर्क है, मतलब कुछ रूल्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, उन रूल्स को फॉलो करते हुए मुझे अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, क्योंकि अगर वो रूल्स मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा एक अच्छा सॉफ्टवेयर, वेल क्वालिटी सॉफ्टवेयर कभी नहीं बन सकता, सही है, ये इसका पॉइंट है। तो तभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इन्फ्लुएंसिंग रोल, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसकी डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में और उसकी क्वालिटी। अब देखो जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपको पता है आजकल मार्केट में ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जिनकी कॉस्ट बहुत होती है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और रिलायबिलिटी मतलब रिलायबल भी नहीं होते, मतलब वो सॉफ्टवेयर कुछ टाइम के बाद करप्ट हो जाते हैं, क्रैश कर जाते हैं, या उनमें प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, और बहुत सारी चीजें। और थर्ड क्या है, चेंज एंड रीवर्क। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर बार बार अपडेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, मतलब वो सॉफ्टवेयर बार बार चेंज मांगता है, रीवर्क मांगता है कि उसके ऊपर दोबारा आप काम करो, सही है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है किसकी, सॉफ्टवेयर की। अब आ जाओ सॉफ्टवेयर एज अ प्रोसेस। मतलब सॉफ्टवेयर को एक प्रोसेस की तरह समझते हैं। देखो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब जब भी मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी जो मुझे परफॉर्म करनी पड़ेंगी। फिर है इंक्लूड्स कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स किसे कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल्स, ठीक है, मतलब कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए मैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा।
और फिर तीसरा पॉइंट, डिजायर्ड आउटपुट इज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट। मतलब डिजायर्ड आउटपुट का मतलब कि जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं वो वैसा ही आउटपुट दे जो मैं चाहता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं मैं चाह कुछ और रहा हूं, आउटपुट मुझे कुछ और मिल रहा है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक तो डिजायर्ड आउटपुट मिले और वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो लेकिन उसकी प्राइस कम हो। मतलब लो कॉस्ट के अंदर मुझे एक ऐसा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिले जिसके अंदर मेरा हर आउटपुट डिजायर्ड हो, मतलब मेरे मुताबिक हो। सही है, ये आता है सॉफ्टवेयर एज अ प्रोसेस में। अब आ जाओ सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हमारे पास प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब वही बात कि जो मैं अपने सॉफ्टवेयर से प्रिडिक्ट करता हूं वही रिजल्ट मुझे मिले। सही है, मतलब जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं उसी तरह का मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है। ये आ जाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फिर आ जाओ सपोर्ट, टेस्टेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। मतलब जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं ना, उसको टेस्ट करते हैं कि भाई बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई एक्सेप्शन वगैरह तो नहीं आ रही। फिर मेंटेनेबिलिटी, भाई देखो जब आप सॉफ्टवेयर बना देते हो, बनाने के बाद आप अपने कस्टमर के वहां पे जाके, मतलब क्लाइंट पे जाके डिप्लॉय कर देते हो, उसके बाद शुरू होता है मेंटेनेंस का प्रोसेस। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा इशू हो गया या कोई छोटी सी चेंजिंग करनी है तो वो मेंटेनेबिलिटी के अंदर आता है। फिर आ जाओ अर्ली डिफेक्ट रिमूवल एंड प्रिवेंशन। डिफेक्ट रिमूवल का मतलब कि आपकी जो भी, मतलब सॉफ्टवेयर बनाते वक्त जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आप उनको जल्दी क्या कर लो, रिमूव कर दो। मतलब जितने भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, एरर्स वगैरह आ रहे हैं, एक तो आपका सॉफ्टवेयर डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें जितने भी डिफेक्ट आ रहे हैं उसको रिमूव कर दो, और एरर फ्री होने चाहिए। प्रिवेंशन का मतलब बचाना, मतलब प्रॉब्लम से बचाना, एरर से बचाना। ठीक है, ये सारी चीजें आप करते हो सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फिर आ जाओ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अच्छा अब देखो इसको वन बाय वन में समझाता हूं। यहाँ पे सबसे पहले है प्रिडिक्टेबिलिटी। देखो, एक्सप्लेन द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस डिटरमाइंस हाउ एक्यूरेटली द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी स्टेटेड बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर क्या आता है कि भाई जो आउटकम आप चाह रहे हो, जो आउटपुट आप चाह रहे हो, जो डिजायर्ड आउटपुट आप चाह रहे हो, आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही आउटपुट मिले। ये आता है किसके अंदर, प्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर। मतलब आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से पहले पहले, कंप्लीट होने से पहले पहले जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है वो बिल्कुल आपके मुताबिक होना चाहिए और एक्यूरेटली होना चाहिए। ठीक है, ये आता है प्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर। अब आ जाओ सपोर्ट, टेस्टेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। पहला पॉइंट, एक्सप्लेन दैट इट इज ऑब्जर्व दैट द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जनरली एक्सीड्स द डेवलपमेंट कॉस्ट। भाई देखो अब होता पता है क्या है, जब मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूं तो सॉफ्टवेयर जब मैं बना रहा हूं उसकी डेवलपमेंट में इतना खर्चा नहीं आता जितना खर्चा मेंटेनेंस में आता है। मतलब अगर आपके पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो अच्छे सॉफ्टवेयर, मतलब एक बुरे सॉफ्टवेयर की क्या निशानी है कि जब आपने उसे बनाया तब तो उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत सस्ती थी, लेकिन जब आप उसे मेंटेन करते हो तब आपकी ज्यादा कॉस्ट आती है। ये निशानी होती है बुरे सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो नहीं करते ना, तब पता है क्या होता है, तब मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा आती है। मतलब सॉफ्टवेयर बिल्कुल तैयार हो चुका है, आपने इंप्लीमेंट भी कर दिया अपने क्लाइंट के पास, लेकिन उसकी मेंटेनेंस पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट देखो, द ओवरऑल गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज टू रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आ जाता है टेस्टेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी के अंदर। फिर देखो फर्दर, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अ लार्ज एफर्ट इज स्पेंट ऑन टेस्टिंग। भाई देखो होता क्या है, जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सबसे ज्यादा टाइम पता है किस में लगता है, टेस्टिंग में लगता है। भाई देखो आपने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स हैं या नहीं है, एरर्स हैं या नहीं है, एक्सेप्शंस आ रही है या नहीं आ रही, ये सारी चीजें कब पता चलती हैं, जब हमारे पास टेस्टिंग एक फेज आता है। टेस्टिंग का फेज कब आता है, डेवलपमेंट के बाद आता है।
ठीक है, कि आपने जितनी चीजें सॉफ्टवेयर में यूज की हैं उनकी टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब टेस्टिंग में जितनी गलतियां हैं वो खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है, एक ये पॉइंट। फिर देखो, टू रिड्यूस द एफर्ट इन टेस्टिंग, एफर्ट्स स्पेंड ऑन डिजाइन एंड कोडिंग शुड बी इंक्रीज। अगर आप चाह रहे हो कि टेस्टिंग में आपकी एफर्ट कम हो तो आपको एफर्ट्स किस में लगानी है, डिजाइन में और कोडिंग में। मतलब अगर आप डिजाइनिंग में और कोडिंग में अपनी एफर्ट ज्यादा लगाओगे तो टेस्टिंग में आपकी एफर्ट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, एक ये पॉइंट है। फिर देखो, ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो उसके फेजेस होते हैं। तो जब आपका अर्ली फेज होता है, मतलब जब आप स्टार्टिंग में होते हो, यहाँ पे क्या कह रहा है, द प्राइम इश्यूज एड्रेस आर कांट इट बी इजिली टेस्टेड एंड कांट इट बी इजिली मॉडिफाइड। देखो, जब आप अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस के अर्ली फेजेस में होते हो, शुरुआत में होते हो, तो क्या होता है, आपके पास दो सोच आती है, आपके माइंड में दो चीजें आती हैं। कैन इट बी इजिली टेस्टेड, क्या इसको आसानी से टेस्ट किया जा सकता है, और दूसरा कैन इट बी इजिली मॉडिफाइड, क्या मैं इसको इजिली मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, इसके अंदर चेंजिंग कर सकता हूं। तो ये दो पॉइंट्स कब आते हैं, जब आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के अर्ली फेज होता है, ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। आप देखो, अगला पॉइंट क्या था, अर्ली डिफेक्ट रिमूवल एंड प्रिवेंशन। मतलब जो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो जो भी डिफेक्ट आपके पास आ रहे हैं वो आपने शुरू में ही रिमूव कर देने हैं, और जितने भी डिफेक्ट्स आगे आ सकते हैं उससे भी बचना है, प्रिवेंशन करनी है, बचना है, ठीक है। फिर देखो, एरर्स और डिफेक्ट्स कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपकी डेवलपमेंट का कोई भी स्टेज हो, मैंने क्या बताया, फेजेस होते हैं, किसी फेज में भी किसी किस्म का भी एरर और डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर टू कीप द कॉस्ट मिनिमल, मतलब आप चाह रहे हो कि आपके सॉफ्टवेयर में कम से कम कॉस्ट हो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द एरर्स शुड बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड इन द स्टेज वेयर दे अकर्ड। मतलब जिस स्टेज पे वो एरर आ रहा है उसी स्टेज पे आप उस एरर को क्या कर दो, करेक्ट कर दो। इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम से कम होगी, क्योंकि अगर आपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया, क्लाइंट उसको यूज कर रहा है, उसके बाद अगर कोई एरर आया तो जाहिर बात है मेंटेनेबिलिटी में कॉस्ट ज्यादा जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस के भी पैसे होते हैं। मतलब एक कंपनी ने आपको एक सॉफ्टवेयर बना के दिया है, तो अगर आप उनको मेंटेनेंस के लिए बुलाओगे ना तो वो आपसे चार्ज करेंगे, वो फ्री में मेंटेनेंस नहीं करते, ठीक है, एक ये पॉइंट भी होता है। यही वजह है कि आप इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बना लो कि उसमें एरर्स ना आए, आपके पास कोई भी बग्स ना हो, तो इससे क्या होता है, वो जो कॉस्ट होती है वो कम से कम होती है। अब देखो, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। द प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर शुड बी कंटिन्यूअसली इंप्रूव टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट। इसका मतलब कि आपके पास जो प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो कंटिन्यूअसली अपनी चीजों को इंप्रूव करते रहना चाहिए। मतलब आपकी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो इंप्रूव होती जानी चाहिए, और जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कम से कम रहनी चाहिए, ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। फिर देखो, सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट। भाई देखो, सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, डेवलप्ड और इंजीनियर्ड। अब इसका मतलब, पहला पॉइंट पता है क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेज से गुजर के तैयार होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि ये नहीं कि आपने मुंह उठाया और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया, नहीं, आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर डेवलप होना चाहिए और इंजीनियर्ड होना चाहिए। मतलब इंजीनियरिंग के सारे फेजेस को क्रॉस करने के बाद एक सॉफ्टवेयर आपका तैयार होना चाहिए। अब आ जाओ मैलेबल। अब ये एक टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। देखो, मैलेबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर इजीली मॉडिफिकेशन की जा सके। मतलब ऐसा ना हो कि वो मैलेबल ना हो, मतलब इतना फ्लेक्सिबल हो कि अगर किसी पॉइंट पे, मतलब अगर मेंटेनेंस में भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो इजीली हो सके, ठीक है। फिर देखो, डज नॉट वेयर आउट। अब इसका क्या मतलब है, भाई देखो, अक्सर ऐसा होता है ना, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया
अब उस सॉफ्टवेयर में जो मैं चीजें यूज कर रहा हूं वो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी यूज कर सकता हूं। ऐसा होता है ना अक्सर। मतलब अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया स्कूल के लिए, ठीक है, अब वही सॉफ्टवेयर मैं किसी दूसरे स्कूल को सेल करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा और सेल आउट कर दूंगा। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दफा सॉफ्टवेयर बनाया और बस वो दोबारा रीयूज ना हो सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देखो, मोस्ट आर कस्टम बिल्ट रादर देन बीइंग असेंबल्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स। भाई देखो, ये क्या कह रहा है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो बहुत दफा ऐसा होता है कि वो कस्टम बिल्ट होते हैं। कस्टम बिल्ट का मतलब हर सॉफ्टवेयर एक नए तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, मतलब कस्टम बिल्ट होता है। ऐसा ना हो कि एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स, मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स में यूज कर रहा हूं कस्टम बिल्ट। इसका मतलब देखो, अक्सर ऐसा होता है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया ना, अब मैं दूसरा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूं, तो दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो मैं कहां से ले रहा हूं, पहले सॉफ्टवेयर में से ले रहा हूं। तो अक्सर ऐसा होता भी है और अक्सर ऐसा नहीं भी होता। तो यहाँ पे यही कह रहा है, मोस्ट आर कस्टम बिल्ट, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हम शुरू से बनाते हैं, उसके अंदर हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को यूज नहीं करते, ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। अब आ जाओ देखो, द इन्फ्लुएंसिंग रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब इन्फ्लुएंसिंग रोल मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, ठीक है। आप देखो, उस रोल के अंदर ये सारी चीजें आ रही है, इंडिविजुअल एबिलिटी, टीम कम्युनिकेशन, नॉन लीनियर एस्टिमेशन, चेंज कंट्रोल, अवेलेबल प्रोजेक्ट टाइम, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल, राइजिंग लेवल ऑफ यूजर एक्सपेक्टेशन। अब देखो, इन सबको वन बाय वन देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल एबिलिटी। इंडिविजुअल एबिलिटी का अगर मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊं, भाई देखो, जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो अकेला एक बंदा काम नहीं कर सकता, उसको एक टीम की जरूरत होती है। तो हमें सबकी एबिलिटी का पता होता है ना, कि भाई अगर ये डिजाइनर अच्छा है तो इसको डिजाइनर का ही काम देना है, अगर ये डेवलपर अच्छा है तो इसको डेवलपर का ही काम देना है, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा है तो इसको डॉक्यूमेंटेशन का ही काम देना है, सही है। तो ये कहलाती है इंडिविजुअल एबिलिटी। मतलब यहाँ कह रहा है, मेंशन दैट कंपिटेंस एंड नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन under deployment of a person writing the code influences the overall quality of the software। मतलब आप सॉफ्टवेयर की कोडिंग में, सॉफ्टवेयर की राइटिंग में जो बंदा, जिसकी जो एबिलिटी है वो उसी फेस के ऊपर काम करेगा, ठीक है। मतलब अगर एक बंदा यूजर इंटरफेस अच्छा बना सकता है, उसकी एबिलिटी ये है, उसकी स्किल्स यूजर इंटरफेस बनाने में, तो वो काम आप उसी बंदे को दोगे, तो इससे होगा क्या, आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ेगी। मतलब जिस बंदे की जिस फील्ड में स्किल्स है वो उसी के ऊपर काम करेगा, तो आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी। ये आता है इंडिविजुअल एबिलिटी के अंदर। फिर आ जाओ टीम कम्युनिकेशन। अब वही बात कि सॉफ्टवेयर अकेला बंदा नहीं बना सकता, एक पूरी टीम की जरूरत होती है। अब देखो, पहला पॉइंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ टीम एफर्ट, पूरी टीम एक होती है, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आपका डेवलपर होता है, ठीक है, डेवलप होता है। फिर सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अ टीम व्हेन इश्यूज आर टू बी रिजॉल्व्ड। मतलब देखो, एक टीम होती है, टीम मतलब बहुत सारे बंदों का एक ग्रुप, कम्युनिकेशन मतलब उनके दरमियान लिंक, उनके दरमियान बातचीत। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल यूजर इंटरफेस जो डिजाइन कर रहा है, अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो शेयर करता है ना अपने मैनेजर के साथ कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे हैंडल किया जाए या कैसे काम चलाया जाए उसमें। तो तब आपके पास कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप का मतलब कि आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है, आप किसी टीम मेंबर को बता ही नहीं रहे हो, तो उसमें तो आप खुद फंस जाओगे, ठीक है। तो टीम कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, एज द टीम साइज इंक्रीजेस द कम्युनिकेशन बिकम्स इवन मोर क्रूशियल। मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी टीम का साइज, मतलब उसके अंदर इतने सारे बंदे रख दिए कि अब उसमें कम्युनिकेशन में मसला हो रहा है। मतलब ज्यादा बंदे भी नहीं रखने टीम में, मतलब फॉर एग्जाम्पल यूजर इंटरफेस जो बना रहा है उसके लिए आप 1 से 2 बंदे रखो, बहुत है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा से ज्यादा बंदे रखते जा रहे हो,
क्योंकि जितनी ज्यादा टीम बड़ी होगी उतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा। कम्युनिकेशन गैप का मतलब आपस में कम्युनिकेशन की कमी होगी, सही है, इसलिए ज्यादा बड़ी टीम भी नहीं होनी चाहिए, ये एक इसका पॉइंट है। फिर देखो एफिशिएंट कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिजॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू डिजाइन कोडिंग एंड सो ऑन। एफिशिएंट कम्युनिकेशन का मतलब कि मेरे पास जो प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि मेरा ये प्रॉब्लम मेरा मैनेजर सॉल्व कर सकता है, वो मुझे कोई गाइडेंस दे सकता है, तो मैं उसी के पास जाऊंगा। इससे फायदा क्या होगा कि वो जो इशू था, चाहे वो रिलेटेड टू डिजाइन हो, चाहे वो कोडिंग हो या XYZ कुछ भी हो, वो जल्दी और अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सके। ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है।